नीट के लिए प्रोटीन सिर्फ बना नहीं रहता, वो फोल्ड होता है, स्टेबल रहता है और एक मोमेंट में टूट भी जाता है। आज आप देखोगे कैसे टर्शरी स्ट्रक्चर से डीनेचुरेशन तक सब कुछ चेंज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लीट हो या फिर कोलेजन हेलिक्स हो, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। तो थोड़ा सा आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे नोट में लिखवा देता हूँ कि एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हम कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड दूसरा जो इसका पार्टनर इन्वॉल्व होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल होगा, और ये अदर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के होंगे। सो इट इज़ फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं ये हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ही होने चाहिए। इट इज़ ऑलवेज ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ तक हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रोटीन के अगले स्ट्रक्चर की तरफ, जिसका नाम है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट पे दिखाया था। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का फर्दर क्या होता है? फोल्डिंग होने लगता है, और फोल्डिंग होने के बाद ये ऊन के गोले की तरह एक स्ट्रक्चर बना देता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक 3D स्ट्रक्चर बना देता है। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग हो करके एक वुलन बॉल, एक हॉलो वुलन बॉल जैसा 3D स्ट्रक्चर बन जाए, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि ये अब प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो पॉलीपेप्टाइड ठीक है या फिर प्रोटीन है, ठीक है, उसमें क्या हो गया है? फर्दर उसमें फोल्डिंग हो गई है। ठीक है, और फोल्डिंग हो करके वो हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दिया है। ठीक है, इसने क्या बना दिया है? इसने बना दिया है यहाँ पे हॉलो वुलन बॉल एंड दैट टू इन अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर बनने से क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, तो जो पॉलीपेप्टाइड का बेटा स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, सपोज ये पॉलीपेप्टाइड का एक स्ट्रेट चेन है, तो इसमें बहुत सारे एक्टिव साइट होते हैं। ठीक है, जब ये एक्टिव साइट बिखरे पड़े हैं तो ये इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये एक्टिव साइट एक यहाँ बिखरा है, एक यहाँ बिखरा है ना, अलग अलग जगह पे ये बिखरा पड़ा है, तो ये इनएक्टिव है, ये अपने बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में नहीं आए हैं। सपोज यही पॉलीपेप्टाइड जो है कुछ फोल्ड होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया इसने, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जितने भी इसमें एक्टिव साइट हैं वो सारे के सारे एक्टिव साइट जो हैं एक लाइन में अपने आप को ओरिएंट कर लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो इनके एक लाइन में आ जाने से क्या होगा कि इनका एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और यूनिक 3D स्ट्रक्चर बनने से क्या होगा? ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में आएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब प्रोटीन क्या होता है? हो सकता है प्रोटीन, एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, डीनेचर। ठीक है, हो सकता है प्रोटीन डीनेचर करके, है ना, 3D स्ट्रक्चर से वापस अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाए। तो ऐसा जब होगा तो प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन फोल्ड हो के एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम अगर अपने 3D स्ट्रक्चर को लूज़ कर देता है तो एंजाइम अपने एक्टिविटी को, एंजाइम अपने एंजाइम होने को भी लूज़ कर देता है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इट इज़ नेसेसरी
नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोटीन के इस तरह से 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होने से क्या हुआ है कि जितने एक्टिव साइट्स हैं, है ना, वो सब के सब आपस में एक साथ आकर के ओरिएंट हो गए। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर बनने से क्या फ़ायदा हुआ प्रोटीन को? ब्रिंग्स एक्टिव साइट टुगेदर। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स। ठीक है, अब 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा मायोग्लोबिन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे मसल में स्टोर होता है। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में किस एग्जांपल को हमें याद रखना है? हमें मायोग्लोबिन को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे और बॉन्ड होते हैं जो कि इसको स्टेबल करने का काम करते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज़ स्टेबिलाइज्ड बाई कौन कौन बॉन्ड है जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं? तो ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन लिंकेज भी लिख सकते हैं। ये हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग डबल एस लिख देंगे, बीच में एक बॉन्ड दिखा देंगे, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होते हैं, और इनमें वैंडर वॉल इंटरैक्शन भी होते हैं। ठीक है, वैंडर वेल्स इंटरैक्शन, ये सारे टर्म आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। ठीक है, मतलब उनको स्टेबल होना है, तो ये सारे बॉन्डिंग इन्वॉल्व होकर के उनको स्टेबल करने का काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद एज पर फ्लो चार्ट जो प्रोटीन का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का भी हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन के बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि जो एक पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रेट चेन है वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर उसने अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स और कोलेजन हेलिक्स बना दिया फोल्ड होकर के, तो वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर हॉलो उलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्दर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं। हो सकता है बहुत सारा प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाए, हो सकता है बहुत सारा सेकेंडरी मिल जाए, हो सकता है बहुत सारा टर्शरी मिल जाए, हो सकता है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मिल जाए, हो सकता है एक सेकेंडरी एक टर्शरी मिल जाए, हो सकता है एक टर्शरी एक प्राइमरी मिल जाए। तो इस तरह से जो अलग अलग प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर का आपस में मिलने से कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। Quaternary structure of protein have different polypeptide subunits। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स क्या हो सकते हैं? ये प्राइमरी हो सकते हैं, ये सेकेंडरी हो सकते हैं, और ये टर्शरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ तक? ये जो पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट मिल रहे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है सब यूनिट। सब यूनिट क्या होता है? तो ये सब यूनिट क्या होता है? प्रोटीन जो है बेटा, एक्चुअली जब हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ सेंट्रल डोग्मा में और क्लियर होगा। ठीक है, प्रोटीन जो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स, और हमारे डीएनए का काम है अमाइनो एसिड्स को बनाना। ठीक है, तो डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, डीएनए का अलग अलग रीजन, ठीक है, इन अलग अलग यूनिट्स को बनाएंगे। तो डीएनए के अलग अलग रीजन्स क्या कर रहे हैं? अलग अलग
सब यूनिट्स को बना रहे हैं, अलग अलग प्रोटीन के सब यूनिट्स को बना रहे हैं, और ये सब यूनिट्स आपस में मिल करके जो कि डीएनए के अलग अलग रीजन से इनकोडेड हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट वर्ड हमने यूज़ किया है, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो सब यूनिट है इनकोडेड बाई डिफरेंट रीजन्स ऑफ डीएनए, डिफरेंट रीजन्स ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब इस हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग में हम लोग ए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये इंग्लिश का दो अलग अलग फॉर्मेट है और दोनों सही है। ठीक है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हेडिंग पहले बनाते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास प्रोटीन का कोई सेकेंडरी या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। डीनेचुरेशन जब भी होगा सेकेंडरी या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेकेंडरी या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब इस सेकेंडरी या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हमने हार्श ऑफ द हार्शेस्ट कंडीशन से ट्रीट किया है। एज़ फॉर एग्जांपल हमने इसे हीट से ट्रीट किया है, एज़ फॉर एग्जांपल हमने इसे एसिड से ट्रीट किया है, एज़ फॉर एग्जांपल हमने इसे किसी बेस से ट्रीट कर दिया है, एज़ फॉर एग्जांपल हमने इसको किसी अल्कोहल से ट्रीट कर दिया है। तो जब हम प्रोटीन के सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर को इन एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में अनफोल्डिंग होने लगती है। ठीक है, और प्रोटीन अपना जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रॉपर्टी था या फिर उसके पास कोई एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी अगर हो, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग कैटालिटिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, तो प्रोटीन अपनी इन सारी एक्टिविटी, इन सारे फंक्शन को लूज़ कर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को जब हमने इन सब कंडीशन से एक्सपोज किया है तो क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन का अनफोल्डिंग हो गया है, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होने की वजह से फिर फर्दर क्या हो गया है, लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी कहने का मतलब है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बाद एक और छोटा सा टॉपिक और है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आप लोग उसके आंसर को बना सकते हैं, और वो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग हैशटैग में लिख लेते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, अगेन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन का क्वेश्चन जो इससे नीट में एक्सपेक्टेड है वो ये है कि रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नीट पर्सपेक्टिव के लिए याद नहीं करना है। तो रामाचंद्रन प्लॉट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग structure of protein, structure of प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रोटीन से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक को देख लिया है। मूव ऑन करते हैं अब हम लोग प्रोटीन के नेक्स्ट मेजर टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रोटीन टाइप्स। ठीक है, तो आप लोग भी फ्रेश पेज ले लीजिए और यहाँ पे फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, प्रोटीन टाइप्स। ठीक है, और प्रोटीन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन का टाइपिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोटीन का टाइपिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन जो है दो कैटेगरी में कैटेगराइज की गई हैं। इसके एक टाइप का नाम है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, और इसके दूसरे टाइप का नाम है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है। तो जो सिंपल प्रोटीन होता है, इसके नाम ही में आ रहा है सिंपल वर्ड, ठीक है, तो इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होंगे। तो सिंपल प्रोटीन में क्या होगा, कंसिस्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, अमाइनो एसिड्स ओनली। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इनमें क्या होगा, सिंपल प्रोटीन होंगे प्लस इसके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है, एक इसके पास सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन मतलब ये वाला जिसके पास सिर्फ अमाइनो एसिड है, और जब इस सिंपल प्रोटीन में हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऐड कर देते हैं तब जा कर के वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। ठीक है। तो इस सिंपल प्रोटीन में हमने क्या ऐड कर दिया है, इस सिंपल प्रोटीन में हमने ऐड कर दिया है एक नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट में। ठीक है। तो जब सिंपल प्रोटीन से कोई नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है तो वैसे प्रोटीन को हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। फर्दर इस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो सिंपल प्रोटीन अगेन दो टाइप्स में डिवाइडेड है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग दो एरोस का हेल्प ले रहे हैं। एक सिंपल प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलर, मतलब ये ग्लोब्यूल्स बना देता है। ठीक है। और एक होता है फाइब्रस, मतलब ये धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। सिंपल प्रोटीन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस। ठीक है। तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये क्या होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इसके जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं ब्रेसेस को ठीक कर देता हूँ। फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तो ये हमने इनको समझा कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं और फाइब्रस प्रोटीन जो है पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है अगेन ये दो टाइप्स के हैं। ठीक है। और इनका दो टाइप्स क्या है, स्मॉल ग्लोबुलर एंड लार्ज ग्लोबुलर। एक है स्मॉल और एक है लार्ज। ठीक है। तो स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, ये पानी में ज़्यादातर घुल जाते हैं, मीन्स दीज आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अब पानी में ज़्यादातर ये घुल गए हैं तो पानी में ये किसी तरह का कोएगुलेशन नहीं बनाएंगे। कोएगुलेशन कहने का मतलब है दही के थक्के की तरह स्ट्रक्चर, जैसे दही का थक्का जमता है तो वो कोएगुलेट कर जाता है। तो जब ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल गए हैं तो वो किसी भी तरह का कोएगुलेशन मतलब दही की तरह थक्का नहीं जमाएंगे। ठीक है। सो क्या लिख रहे हैं हम लोग, नॉट कोएगुलेटेड बाई हीट, मतलब उसको घोलने के बाद जब हम हीट कर रहे हैं तो वो कोएगुलेशन दही की तरह थक्का नहीं जमा रहे हैं। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। जो कि डीएनए को रैप करने का काम करता है, डीएनए को कॉम्प्रेस करने का काम करता है। अगेन इसको हम लोग बाद में समझेंगे, यहाँ पे बस हम लोग स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन का एग्जाम्पल याद रख ले, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। अगर हम लोग लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये पानी में ज़्यादातर नहीं घुलते हैं, या यूँ कहें कि दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। और इनको गर्म करने के बाद, पानी में इनको घोलने के बाद, एक तो घुला नहीं है ठीक से,
दोबारा अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये पानी में दही की तरह थक्का जमा देंगे। जैसे जब हम लोग अंडे को बॉईल करते हैं तो अंडे का एग वाला वाइट है वो एक सॉलिड थक्के की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। तो अंडे का वो जो प्रोटीन है, जो एल्ब्यूमिन है, वो एक तरह का लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन है। बॉईल करने से पहले वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बॉईल करते हैं तो कोआगुलेट करके एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, सो दीज आर कोएगुलेटेड बाई हीट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एक तो मैंने अभी बता दिया एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसी तरह हमारे ब्लड में जो सीरम ग्लोब्यूलिन होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, सीरम ग्लोब्यूलिन। और जो हम लोग रोटी खाते हैं और जो हम लोग चावल खाते हैं, है ना, व्हीट और राइस में एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटिन कहते हैं, वो भी क्या है, लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो ग्लूटिन ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, ये सब लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमने ग्लोबुलर प्रोटीन को देख लिया है। थोड़ा मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। अब हम लोग यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगेन मैं इसको यहाँ पे रिसाइज कर लेता हूँ। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है ये पानी में क्या हो रहे हैं, घुल नहीं रहे हैं। एज़ फॉर एग्जाम्पल हमारा बाल, अगर हम लोग अपने बाल को पानी में फेंकते हैं तो हमारा बाल पानी में घुल जाता है क्या, नहीं घुलता है। इसी तरह जो हमारा स्किन का ऊपर वाला सरफेस है, जब हम लोग स्किन को स्क्रब करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो एक वाइट पाउडरी मास निकलता है। ठीक है, वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो उसको पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है क्या, नहीं, वो भी नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। वो क्या है, वो है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन। ठीक है, और केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे स्किन एंड हेयर में। इट इज़ प्रेजेंट इन आवर स्किन एंड हेयर। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने सिंपल प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर ली है, उसका एग्जाम्पल देख लिया है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, आप लोग एक बार अपने स्क्रीन को पॉज करके इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। कुछ मिस हो गया है तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब आप लोग इसको लिख लें पॉज करने के बाद, हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, जिसको हमने यहाँ इस फ्लो चार्ट पे नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेश पेज पे दिखा रहे हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को अगेन। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट का हेल्प लेंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को समझने के लिए हम लोग एक टैबुलर फॉर्म का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में हमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के नाम लिखने हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा टैबुलर फॉर्म में तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है वो लिखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और लास्ट वाले टेबल में हम लोग लिखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके मैं इनको डिमार्केट कर देता हूँ। ये हमने इन्हें डिमार्केट कर दिया है। ठीक है, ये हमने इन्हें डिमार्केट कर दिया है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एक टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेटालोप्रोटीन्स। मेटालोप्रोटीन्स। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, मेटल प्रोटीन। तो प्रोटीन पार्ट तो है इसके पास और इसका नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, मेटल है। ठीक है, तो इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है किसी तरह का मेटल। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फेरेटिन। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं हम लोग। मेटालोप्रोटीन के बाद नेक्स्ट टाइप की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अगेन इसका नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियो यहाँ लिखा है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक
एसिड। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स। फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप की जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो है क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, क्रोमो। क्रोमो कहने का मतलब है किसी तरह का कलर या फिर पिगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप एक पिगमेंट हो सकता है और इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स। नेक्स्ट टाइप की जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अगेन इसका नाम इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि प्रोटीन के साथ यहाँ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ग्लाइको, यानी कहने का मतलब है किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स और इसका एग्जाम्पल है म्यूसिन। फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप की जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है दैट इज फॉस्फोप्रोटीन। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं यहाँ पे, फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, फॉस्फो। कहने का मतलब है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, केसिन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोटीन को हम लोग केसिन बोलते हैं, ठीक है। वो जो प्रोटीन है वो क्या है, एक तरह का फॉस्फोप्रोटीन है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है दैट इज लिपोप्रोटीन्स। तो यहाँ प्रोटीन के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, लिपिड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि इसका कॉन्जुगेटेड पार्ट यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो लिपिड है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रन्स, जो कि हमारे डाइजेशन के वक्त में हमारे स्टमक में बनता है। नीड सिर्फ ये नहीं पूछता कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो पूछता है कि वो करता क्या है और लैब में उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। फंक्शंस और प्रोटीन टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस बनाते हैं। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।